हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सीरीज में आज ये फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। अब तक अगर आपको किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कुछ भी पता है तो वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की मेहरबानी से पता है। आपको ये पता है कि इसमें पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं और यू कैरियोटिक है, यानी कि यू कैरियोट्स हैं। यानी all single cell eukaryotes are placed under protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. हालांकि सभी सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में है, पर अभी भी इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। यानी एक बायोलॉजिस्ट को जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन लग सकता है, दूसरे बायोलॉजिस्ट को वही ऑर्गेनिज्म प्लांट लग सकता है। इस बुक में किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने जिन ग्रुप्स को पढ़ना है वो ग्रुप्स हैं क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। तो 5 ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ना है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। इसमें पाए जाने वाले जितने भी मेंबर्स हैं वो एक्वेटिक होंगे, यानी कि पानी में मिलेंगे। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन अदर्स डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। ऐसा कह रहे हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा एक लिंक है प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच में, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ मिल रही है प्लांट से, एनिमल से और फंजाई से। अब ये यूकैरियोट्स हैं, मतलब इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स हैं। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। कुछ प्रोटिस्टियंस के पास फ्लैजेला और सीलिया हो सकते हैं जो इनकी हेल्प करेंगे मूवमेंट में, यानी कि लोकोमोशन में। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। अगर यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोटिस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर सकते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहाँ 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और जिसका रिजल्ट है कि जाइगोट बन रहा है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहाँ पर सेल फ्यूजन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन देखी जाती है। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटिस्टा के अंदर वो है क्राइजोफाइट्स। तो क्राइजोफाइट्स क्या है? ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोल रहे हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे। गोल्डन एल्गे को ही डेजमिट्स भी बोल रहे हैं। मतलब अगर कोई आपके आगे नाम ले क्राइजोफाइट्स तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोटिस्ट के अंदर आने वाला एक ग्रुप है और इसके अंदर आने वाले मेंबर्स कौन है? तो वो हैं डायटम्स एंड डेजमिट्स। डेजमिट्स यानी कि गोल्डन एल्गे। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन एनवायरनमेंट। यानी कि ये फ्रेश वाटर में भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ मेरीन वाटर में भी मिल रहे हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। माइक्रोस्कोपिक है मतलब आप इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत होगी, यानी माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प से आप इनको देख सकते हो। फ्लोट पैसिवली, यहाँ लिखा है फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, ब्रैकेट में लिखा है प्लैंकटन। यानी ये जो क्राइजोफाइट्स हैं यानी कि डायटम्स और डेजमिट्स हैं, ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं पैसिवली, यानी यहाँ पर कोई भी एटीपी का यूज़ नहीं हो रहा है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बिना एनर्जी का यूज़ किए पानी में बहते हैं, फ्लोट करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लैंकटन। अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स एटीपी को यूज़ कर कर पानी में फ्लोट करे उन्हें क्या बोलेंगे? तो उनको हम बोलते हैं नेक्टन। इसके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। क्राइजोफाइट्स में मिलने वाले ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक है। इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। डायटम्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इनकी जो सेल वॉल है वो एक दूसरे पे ऐसे फिट होती है जैसे साबुन की डब्बी, यानी कि सोप बॉक्स। वैसे इन सेल वॉल्स को, मतलब ये जो सोप वॉल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं जो एक दूसरे पे फिट हो रही हैं? तो हाइपोथिका और एपिथिका भी बोलते हैं, पर ये आप याद नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है। उसके बाद है द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। डायटम्स की जो सेल वॉल है, इनकी सेल वॉल सिलिका से बनी हुई है और सिलिका एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, इसलिए इनकी सेल वॉल क्या है? इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी
कुल मिलाकर हम बात करें तो डाई एटम्स इंडेस्ट्रक्टेबल हैं। इसीलिए डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। हैबिटेट इनका क्या है? एक्वेटिक। अब वहाँ पर ये अपने सेल वॉल की काफ़ी डिपोजिशन छोड़ते जाते हैं, और जब बिलियंस ऑफ ईयर तक ये सिलिका की डिपोजिशन एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठी होती है, तो इस सरफेस को हम बोल देते हैं डाई एटमीशियस अर्थ। क्या बोल देते हैं? इसे हम बोल देते हैं डाई एटमीशियस अर्थ। अब ये जो डाई एटमीशियस अर्थ है ये ग्रिटी है। ग्रिटी मतलब रफ है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये डाई एटमीशियस अर्थ क्या है? रफ है, ग्रिटी है, दरदरी है। इसीलिए इस डाई एटमीशियस अर्थ के कुछ फंक्शंस हैं। इनको हम यूज़ करते हैं पॉलिशिंग के लिए, ऑयल्स की फिल्ट्रेशन के लिए, सिरप्स की फिल्ट्रेशन के लिए। डाई एटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है? ये फोटोसिंथेटिक है। और ये तो नीट का ही PYQ है कि डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ इन द ओशियंस। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। तो प्रोटिस्टेंट्स में हमने पहला ग्रुप कवर कर लिया है, क्राइजोफाइट्स। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सब्सक्राइब तो पक्का कर देना। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है वो है हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट्स। अभी हमने क्राइजोफाइट्स में पढ़ा कि क्राइजोफाइट्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं? हमने पढ़ा कि क्राइजोफाइट्स में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और मेराइन वाटर में भी रह सकते हैं, पर डायनोफ्लैजिलेट्स ज़्यादातर हमें मेराइन वाटर में ही मिलते हैं। हमने क्राइजोफाइट्स में भी पढ़ा था कि वो फोटोसिंथेटिक है, और डायनोफ्लैजिलेट्स में भी हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेटिक है। यही तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो प्लांट से मैच कर रहा है। इसीलिए तो ऊपर हमने बोला कि कि प्रोटिस्टन जो है वो लिंक बना रहे हैं प्लांट, एनिमल और फंगस के बीच में। तो वहाँ प्लांट वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कि ये फोटोसिंथेटिक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये अलग अलग कलर में दिख सकते हैं। वो कलर क्या हो सकते हैं? येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। ये डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन आउटर सरफेस। डायनोफ्लैजिलेट्स को देखोगे तो इनके आउटर सरफेस पे स्टिफ मतलब कि टफ, सख्त सेलुलोज की प्लेट्स दिखेंगी। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। ज़्यादातर डायनोफ्लैजिलेट्स के पास 2 फ्लैजिलाज होते हैं, जिसमें से एक फ्लैजिला तो लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है और दूसरा ट्रांसवर्सली। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक फ्लैजिला ऐसे लॉन्गिट्यूडनली लाई कर रहा है और दूसरा ट्रांसवर्सली। Very often red dinoflagellates, example Goniolax, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red tides। अब देखो यहाँ पर रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की बात कर रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स इतनी जल्दी सेल डिवीजन करता है कि पूरा सी का सरफेस ही रेड लगता है। इसी को हम बोल देते हैं रेड टाइड्स। अब ये जो मेंबर्स हैं ये मतलब क्या लिखा हुआ है? जैसे गोनियोलेक्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर रहा है और इसीलिए सी जो है वो रेड अपीयर हो रहा है। इसी को रेड टाई बोल रहे हैं। अब इस टाइम पर क्या होता है? काफ़ी सारे जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, और ये टॉक्सिन जो है ये हानिकारक है, डेंजरस है मेराइन एनिमल्स के लिए, जैसे कि फिशेस के लिए। तो ये हमारा सेकंड ग्रुप भी हो चुका है। फर्स्ट ग्रुप था क्राइजोफाइट्स, सेकंड था हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स, और प्रोटिस्टेंट्स के अंदर थर्ड ग्रुप है यूक्लिनोइड्स। अब देखो यूक्लिनोइड्स को ना कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक? पहले तो इसका रीज़न सुनो। अगर तो सनलाइट प्रेजेंट है तो ये प्लांट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। यूक्लिनोइड्स सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, यानी प्लांट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और सनलाइट की एब्सेंस में ये हिट्रोट्रॉफ है, यानी किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए। इसीलिए ये फीचर इनका किससे मैच करता है? एनिमल से। तो क्या लिखा है? मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। देखो हमने क्राइजोफाइट्स की बात की तो हमने कहा ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेराइन भी हो सकते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स की बात की तो हमने बोला ये मेराइन है, और यूक्लिनोइड्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? फ्रेश वाटर है। और ज़्यादातर ये स्टेगनेंट वाटर यानी रुका हुआ पानी, खड़े हुए पानी में मिलेंगे। अब इनके पास कोई सेल वॉल नहीं है,
पर एक प्रोटीन रिच लेयर है जिस लेयर को हम पेलिकल बोल रहे हैं, और यही पेलिकल रिस्पॉन्सिबल है कि इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। इनके पास दो फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला हैं, एक फ्लैजिला लॉन्ग होगा, लंबा होगा, और दूसरा फ्लैजिला शॉर्ट होगा। तो दो दे आर photosynthetic in presence of sunlight, when deprived of sunlight they behave as heterotroph by predating on another small organism। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। हमने अभी बोला कि यूग्लिनॉइड्स प्लांट और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये फोटोसिंथेटिक है, पर जब सनलाइट नहीं है तो ये हीट्रोट्रॉफ है। हीट्रोट्रॉफ मतलब स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। यूग्लिनॉइड के अंदर जो पिगमेंट्स हमें मिलते हैं वैसे ही पिगमेंट हमें हायर प्लांट्स में भी मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना, और ये यूग्लिना का डायग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास, तो देखो हमने 3 ग्रुप कवर कर लिए प्रोटिस्टन्स के अंदर। पहला था क्राइजोफाइट्स, फिर था हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट, और तीसरा था यूग्लिनॉइड। अब जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है स्लाइम मोल्ड्स। देखो अब तक आपने क्या किया, अब तक आपने प्रोटिस्टन्स में प्लांट वाले करेक्टरिस्टिक्स देख लिए कि ये क्या हैं, ये फोटोसिंथेटिक है, और यूग्लिनॉइड में थोड़ा एनिमल करेक्टर भी देख लिया कि ये हीट्रोट्रॉफ है। अब आ जाओ फंगस का करेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ देखेंगे, स्लाइम मोल्ड। जैसे फंगस जो है वो एक तरह से सैप्रोफाइट है, डेड मटेरियल पे ग्रो करती है, ऐसे ही स्लाइम मोल्ड भी क्या है, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। जब आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा था ना, हीट्रोट्रॉप्स में सैप्रोफिटिक, ऐसे ही स्लाइम मोल्ड भी क्या है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। यानी यहाँ पर ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, फंगस का। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब वो क्या कह रहा है कि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं इनकी बॉडी डिकेइंग ट्विग्स के साथ मूव करेगी। डिकेइंग ट्विग्स मतलब जो पेड़ पे से टहनियाँ गिर रही हैं, सड़ी हुई सड़ती गलती, मतलब जो टहनियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, उनके ऊपर स्लाइम मोल्ड ग्रो करते रहेंगे और उधर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको एनगल्फ करते रहेंगे। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब जब इनके लिए, इनके सर्वाइवल के लिए कंडीशन सुटेबल होती है तो ये एक एग्रीगेशन बना लेते हैं, जिस एग्रीगेशन को हम प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं। आई नो आपने प्लाज्मोडियम का नाम एज अ मलेरियल पैरासाइट भी सुना होगा, पर यहाँ पर ये अलग है, इसको मलेरिया से कंपेयर मत करना, ठीक है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्या है, ये प्लाज्मोडियम दिखा रहा है, ठीक है। यानी सुटेबल कंडीशन में एग्रीगेशन बन रही है जिसको हम प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो कि ये कोई ट्री का ट्विग है, डिकेइंग ट्विग है, इसके ऊपर ये स्लाइम मोल्ड ग्रो कर रहे हैं और धीरे धीरे एक एग्रीगेशन बना रहे हैं, जिस एग्रीगेशन को हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। अब क्या होगा, जब कंडीशंस अनसुटेबल होंगी, अनफेवरेबल होंगी, तो ये प्लाज्मोडियम क्या कर लेंगे, कुछ फ्रूटिंग बॉडीज़ बना लेंगे, और इन फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। इन स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होंगी, और ये स्पोर्स आगे जाकर क्या होंगे, डिस्पर्स्ड हो जाएंगे एयर करंट्स के थ्रू, यानी कि हवा के थ्रू। तो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। द स्पोर पोजेस ट्रू वॉल्स, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। अब इनकी जो ट्रू वॉल्स हैं, इनकी वॉल्स की वजह से ही ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट हैं और काफ़ी ईयर्स तक सर्वाइव करेंगे जब तक इनको सही कंडीशंस नहीं मिलती। जब इनको कंडीशन सही मिल जाएंगी तो ये स्पोर्स क्या करेंगे, एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे। तो ये हमारा 4th ग्रुप भी हो चुका है प्रोटिस्टा के अंदर। हमारा लास्ट ग्रुप है प्रोटोजोन्स। अब यहाँ देखो, ये एक एनिमल करेक्टर है, यानी ये प्रोटिस्टन का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है ये एनिमल से लिंकर है। इसीलिए तो ऊपर हमने बोला कि जो प्रोटिस्टन्स हैं वो कनेक्टिंग लिंक है प्लांट, एनिमल और फंगस के बीच में। तो क्या लिखा है, ऑल प्रोटोजोन्स आर हीट्रोट्रोप। और हीट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका होता है, एनिमल्स का मेनली, एंड लीव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट। या तो ये किसी और ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, किल कर रहे हैं, यानी ये प्रीडेटर है, ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहकर अपना खाना ले रहे हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, पैरासाइट्स भी बोल रहे हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। ऐसा कहा जाता है कि ये एनिमल्स के काफ़ी पुराने रिलेटिव्स हैं। और प्रोटोजोन्स के अंदर हमने 4 ग्रुप पढ़ने, यानी कि प्रोटिस्ट के अंदर ओवरऑल हमने
5 ग्रुप पढ़े और प्रोटोजोन जो 5वां ग्रुप है प्रोटिस्ट के अंदर, उसमें हम 4 और ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो पहला ग्रुप है हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब अमीबॉइड प्रोटोजोन नाम से आपको क्या याद आ रहा है? अब तक आपको यहाँ से अमीबा याद आ रहा होगा, तो आप इसको अमीबा से कंपेयर करो। अमीबा का जो करेक्टरिस्टिक फीचर था, वो करेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? सूडोपोडिया। सूडो का मतलब यहाँ पर क्या होता है? फोल्स, और पोडिया का मतलब यहाँ पर क्या है? फीट। यानी अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर हमें सूडोपोडिया मिलेगा, फोल्स, फीट मिलेगा। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। अमीबॉइड प्रोटोजोन में लिखा है कि दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये हमें फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, सी वाटर में भी मिलेंगे और सॉइल के ऊपर भी मिलेंगे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फोल्स, फीट एज इन अमीबा। अभी मैंने आपको सूडोपोडिया के बारे में बताया। मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। जितने भी मैरीन अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होंगे तो उनके सेल सरफेस के ऊपर क्या होगा? सिलिका होगा। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट्स। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एंट अमीबा, और एंट अमीबा क्या है? पैरासाइट है। सेकेंड ग्रुप है हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन क्या है? इसमें जो मेंबर्स हैं या तो वो फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब किसी और की बॉडी के ऊपर रहकर अपना फूड डेराइव कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन डेराइव कर रहे हैं। यहाँ पर फ्लैजेला हो सकता है। और जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में, अब इनको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजेला है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की एक पैरासिटिक फॉर्म है जो कुछ डिसीज कोज करती है, जिस डिसीज को हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो ये जो डिसीज का नाम है ये स्लीपिंग सिकनेस है, और जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन इस डिसीज को कोज कर रहा है उस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का नाम है ट्राइपैनोसोमा। अब यहाँ पर आपसे नीट में पहले एक बार कभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे पास ये जो ट्राइपैनोसोमा है, जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है जिसकी वजह से डिसीज हो रहा है स्लीपिंग सिकनेस, यहाँ पर वेक्टर कौन है? तो यहाँ पर वेक्टर है सीसी फ्लाई। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। अगला है हमारे पास सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन में आप पढ़ोगे कि ये एक्वेटिक है और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी इनको मूव करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इनको हम बोलेंगे नेक्टन्स। और जो पैसिवली मूव करते हैं उनको हमने क्या बोला था? प्लैंक्टन्स। क्यों ये मूव कर रहे हैं और इनको सिलिएटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है। इनकी बॉडी में एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं गलट। ये गलट क्या है? ये सेल के आउटसाइड खुलती है। अब ये पानी में रह रहे हैं, एक्वेटिक है और इनके पास सीलिया है, तो जैसे जैसे इनके सीलिया मूव करेंगे तो पानी इनके अंदर आएगा, इनकी गलट जो कैविटी है उसके अंदर आएगा, और पानी के साथ साथ यहाँ पर फूड भी अंदर आएगा। सिलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। लास्ट है हमारे पास स्पोरोजोन। स्पोरोजोन क्या है? जिनके पास स्पोर लाइक स्टेज है, जिनकी लाइफ साइकिल में एक स्पोर लाइक स्टेज आ रही है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। ठीक है, और ह्यूमन पॉपुलेशन में मलेरिया एक काफ़ी डेंजरस डिसीज़ है। तो यहाँ पर हमारा ये किंगडम ख़त्म होता है। हमने इस लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा। उसमें 5 जो ग्रुप्स दिए हुए हैं, यानी कि क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखना। आपको लेक्चर में जो भी अच्छा लगा हो या जो भी कमी लगी हो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।